हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल पे लूसेंट बुक का एक सीरीज स्टार्ट होने जाना जा रहा है, जिसमें कि आपको डेली एक टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है इतिहास से संबंधित है, यानी भारत का इतिहास के बारे में आज हम यहाँ देखेंगे। तो बोल रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है। यूनानियों ने भारत को इंडिया किसने यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने भारत को इंडिया बोला था? तो यूनानियों ने बोला था भारत को इंडिया। ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है। प्राचीन भारत प्राचीन भारत में देखते हैं क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है। आगे देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पूछेगा कि ऋग वेद कितने हैं? ठीक है। तो वेद चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है। जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कौन सा? तो गायत्री मंत्र। ठीक है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आगे देखते हैं चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है। यानी बोल रहा है कि 10वें मंडल में क्या वर्णित है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है। जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। ये हमेशा पूछता है दोस्तों एग्जाम में, देखने को मिलेगा आपको कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। एक नोट यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है। तो यहाँ ऋग्वेद खत्म हो गया। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धबरयु कहते हैं।
यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यानी पूछेगा कि कौन सा वेद जो है गद और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद जो होता है ये गद और पद दोनों में है। इसके बाद का वेद साम वेद है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यानी ये पूछेगा कि किसमें संगीत का वर्णन है, तो साम वेद में है। ठीक है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यानी भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो साम वेद है। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम इत्यादि का वर्णन है दोस्तों। अंधविश्वास का भी वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी ये पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। देखिएगा कि वेद कितने होते हैं, तो 4, और वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है। यहाँ देखते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है इतिहास का वर्णन, तो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। बोलेगा कि पुराणों का रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष या उग्रश्रवा है। ठीक है। इनकी संख्या 18 है। यानी पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 18 है। पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 18 पुराण है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ देखिए एक छोटा सा नोट्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो नोट्स दिया हुआ है इसे हम देखते हैं अभी ये पूरे को। ठीक है। तो देखिए विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो मौर्य वंश से है। पूछेगा, क्वेश्चन आती है कि निम्न में से किस पुराण का जो है संबंध मौर्य वंश से, तो विष्णु पुराण का जो संबंध है वो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। वायु पुराण का संबंध किससे, तो गुप्त वंश से है। आगे देखते हैं। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। देखिए वहाँ वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद था। और पुराणों में सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी मिलती है। देखिए यहाँ हमेशा ये पूछता है कि बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है, तो जातक में है। ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य
या कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं, उन्हीं को कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोला जाता है। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। हमेशा ये पूछा जाता है कि कल्हण ने किस पुस्तक को लिखा है, तो राजतरंगिणी को लिखा है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से, कल्हण का जो राजतरंगिणी लिखा गया है उसका संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। आगे देखते हैं दोस्तों, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चंचनामा में मिलता है। ठीक है, किसमें है? तो चंचनामा में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ये सभी जानते हैं। इससे मौर्यों के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी से क्या मिलता है? तो मौर्यों का इतिहास मिलता है। ठीक है, कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, पता ही होगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंगों के इतिहास का पता इनके महाभाष्य से चलता है। और पतंजलि जो हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके नेक्स्ट डे आपको इससे आगे के टॉपिक को देखने को मिलेगा। दोस्तों लूसेंट के पूरे सीरीज को हम यहाँ ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे ज़रूर